हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हम लोग बेटा पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन कैसे होती है माइक्रोस्पोर के बारे में उसको डिस्कस कर रहे थे। वो हमारा पार्ट हो चुका था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम कर चुके थे। तो सबसे पहले उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, ध्यान से देखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मियोसिस एंड माइटोटिक डिविजन्स are required to produce 6 mature pollen grain। 6 mature pollen grain बनाने के लिए हमें कितने मियोसिस चाहिए और कितने माइटोसिस चाहिए। तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, 6 मैच्योर पोलन ग्रेन हमें बनाने हैं। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले हमारे पास 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसके अंदर एक मियोसिस होगा, तो हमारे पास 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और 4 माइक्रोस्पोर से हमें 4 पोलन ग्रेन ऑब्टेन्ड होते हैं। कैसे? पोलन ग्रेन जो होते हैं बेटा, सबसे पहले 2 सेल्ड पोलन ग्रेन बनता है। अब 2 सेल्ड बनने के लिए क्या चाहिए? एक माइटोसिस चाहिए। फिर होता है 3 सेल्ड पोलन ग्रेन। इसने पूछा है मैच्योर पोलन ग्रेन, तो उसके लिए एक माइटोसिस और चाहिए हमें। पूछा क्या है? 6 मैच्योर पोलन ग्रेन, दैट मीन्स 3 सेल्ड पोलन ग्रेन पूछा है। तो सबसे पहले तो उसके लिए हमारे पास 6 माइक्रोस्पोर होने चाहिए। अब 4 माइक्रोस्पोर हमें किससे मिल रहे हैं? एक मियोसिस से मिल रहे हैं। तो 6 माइक्रोस्पोर किससे मिलेंगे? वैसे तो हम कह देंगे 2 मियोसिस चाहिए, क्योंकि मियोसिस हाफ नहीं होता है बेटा। तो या तो आपको ऑप्शन मिलेगा 2 मियोसिस का, या कई बार एग्जामिनर क्या कर देता है 1.5 मियोसिस भी दे देता है। तो ध्यान देना, वैसे तो 1.5 मियोसिस में कभी भी 6 नहीं बनेंगे, ठीक है, लेकिन कई बार दे देता है कि क्योंकि मियोसिस फर्स्ट से ही 1 से 2 सेल बन जाती है, फिर मियोसिस सेकंड से 2 से 4 सेल हमने बनती हैं, जैसा कि हमने मियोसिस के केस में पढ़ा था। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमें मियोसिस कितने चाहिए, या तो 2 मियोसिस का ऑप्शन मिलेगा या 1.5 मियोसिस का ऑप्शन मिलेगा। आगे अगर हम देखें तो एक माइक्रोस्पोर से 3 सेल्ड पोलन ग्रेन बनने के लिए 2 माइटोसिस चाहिए। तो 6 माइक्रोस्पोर से कितने माइटोसिस चाहिए बेटा? 12 माइटोसिस चाहिए। तो हमें 2 मियोसिस और 12 माइटोसिस हमें चाहिए होते हैं 6 मैच्योर पोलन ग्रेन बनाने के लिए। लेकिन अगर 2 सेल्ड पोलन ग्रेन पूछता तो हमें क्या चाहिए था बेटा? एक ही माइटोसिस चाहिए था, तो 6 माइटोसिस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आई थिंक क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मियोसिस एंड माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मैच्योर पोलन ग्रेन। तो ये हम बता चुके हैं, 1 मियोसिस एंड 2 माइटोटिक डिविजन्स हमें चाहिए। हाउ मैनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 100 मैच्योर पोलन ग्रेन। तो हमें पता है एक मियोसिस से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं, मियोसिस की बात करें तो 100 बनाने के लिए कितने मियोसिस चाहिए? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मियोसिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 100 जनरेटिव सेल। 100 जनरेटिव सेल बनाने के लिए कितने मियोसिस चाहिए? तो बेटा आपको पता है एक पोलन ग्रेन के अंदर एक जनरेटिव सेल होती है, ठीक है। तो 4 पोलन ग्रेन के अंदर कितनी हो जाएगी? 4 जनरेटिव सेल। जब 4 पोलन ग्रेन बनाने के लिए एक मियोसिस चाहिए, तो 4 जनरेटिव सेल बनाने के लिए भी कितना चाहिएगा? एक ही चाहिएगा। तो 100 जनरेटिव सेल बनाने के लिए कितने मियोसिस चाहिए? 25 मियोसिस चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 200 मेल गैमेट। तो बेटा ध्यान देना, एक मियोसिस से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। एक मियोसिस से कितने पोलन ग्रेन बनते हैं? 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। और एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट बनते हैं बेटा। तो 4 पोलन ग्रेन के अंदर कितने मेल गैमेट हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8।
तो 8 गैमीट बनाने के लिए, 8 मेल गैमेट की फॉर्मेशन के लिए एक मियोसिस चाहिए। तो 200 मेल गैमेट की फॉर्मेशन के लिए कितने मियोसिस चाहिए बेटा? 25 मियोसिस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द मियोसाइट ऑफ मेल एंजियोस्पर्मिक प्लांट। मियोसाइट हम किसे कहते हैं बेटा? सेल इन विच मियोसिस अकर, उसको हम क्या कहते हैं? मियोसाइट सेल कहते हैं। तो यहाँ पे मियोसिस किस में हो रहा है? पोलन मदर सेल, या उसी को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस। जैसे पोलन ग्रेन, स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर टेट्राड, पोलन मदर सेल एंड मेल गैमेट। ठीक है, तो किस सीक्वेंस में इनकी फॉर्मेशन होती है? तो हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमारे पास होता है स्पोरोजिनस टिश्यू यंग एंथर के अंदर। फिर स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल कैपेबल होती है टू फॉर्म ए पोटेंशियल पोलन मदर सेल। फिर पोलन मदर सेल में मियोसिस होगा और क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर का टेट्राड। फिर ईच माइक्रोस्पोर किस में मॉडिफाई हो जाएगा? पोलन ग्रेन। और फिर पोलन ग्रेन के अंदर माइटोसिस से किसकी फॉर्मेशन होगी? मेल गैमेट्स की। ठीक है, तो ये इसकी करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन ए पीपल ट्री देर आर 2000 मेल गैमेट्स। 2000 मेल गैमेट है बेटा। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर क्या होगा? नंबर ऑफ एमएमसी क्या होगा? नंबर ऑफ मियोसिस क्या होगा? या नंबर ऑफ पोलन ग्रेन क्या होगा? तो बेटा आपको पता है एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट बनते हैं। तो अगर 2000 मेल गैमेट्स हैं तो पोलन ग्रेन कितने बने होंगे? 1000। ठीक है, फिर पोलन ग्रेन किससे बना है? माइक्रोस्पोर से। कैसे? माइक्रोस्पोर एक माइटोसिस करेगा और 2 सेल्ड पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा करेगा तो 3 सेल्ड पोलन ग्रेन में। तो एक माइक्रोस्पोर एक पोलन ग्रेन में। तो नंबर ऑफ पोलन ग्रेन कितने हैं? 1000। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर भी कितने हो जाएंगे? 1000। अब एक एमएमसी 4 माइक्रोस्पोर बनाता है। तो जब 4 माइक्रोस्पोर का नंबर 1000 है तो एमएमसी का नंबर कितना हो गया? डिवाइड बाई 4, दैट इज 250। ठीक है, और एक एमएमसी में एक मियोसिस होता है। तो एमएमसी का नंबर 250 है तो नंबर ऑफ मियोसिस भी कितने हो जाएंगे? 250 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 250। तो ये तो था हमारा स्टार्टिंग का पार्ट। अब हम देख लेते हैं पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर, कि पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट भी हम बोलते हैं एक्चुअल में इसको। तो अभी हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को ही हम मेल गैमेटोफाइट भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं बेटा? मेल गैमेटोफाइट एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी। और आपको पता है इसी की जनरेटिव सेल में जब सेकंड माइटोसिस होता है तो वो मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। जो पोलन ग्रेन होता है उसका जो साइज है और जो कलर है वो हाईली वेरिएबल है। प्लांट टू प्लांट वेरी करता है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, कलर की अगर हम बात करें तो आपको ग्रीन पोलन ग्रेन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, येलो पोलन ग्रेन भी आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। शेप की अगर हम इनकी बात करें तो इनकी शेप होती है बेटा जर्नली स्फेरिकल। अगर हम पोलन ग्रेन की शेप की बात करें तो इनकी शेप जर्नली कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। साइज की अगर हम बात करें तो इनका साइज होता है मोस्टली 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इनका डायमीटर कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो हमने 3 चीज़ों के डिस्कशन किया है यहाँ पे। क्या क्या? शेप, साइज, कलर। शेप कैसी होती है? शेप जर्नली स्फेरिकल होती है। साइज कैसा होता है? कितना होता है? 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। कलर कैसा है? ग्रीन, येलो, वेरिएबल है कलर।
कलर वेरी करता है। अब हम पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को डिवाइड कर लेते हैं। पोलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है ना बेटा, उसको हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो है इसकी वॉल लेयर्स, ठीक है। दूसरा पार्ट है इसका साइटोप्लाज्म, और तीसरा पार्ट है इसकी सेल्स। तो ये मैं आपको बता दूं, पोलन ग्रेन में 2 टाइप की वॉल लेयर है। आउटर वॉल लेयर को हम कहते हैं एक्साइन, इनर वॉल लेयर को हम कहते हैं एंटाइन, ठीक है। सेल्स भी 2 है बेटा इसके अंदर। एक तो है वेजिटेटिव सेल। कौन सी सेल है? वेजिटेटिव सेल। इसको हम ट्यूब सेल भी कहते हैं। और दूसरी होती है जनरेटिव सेल। कौन सी सेल होती है? जनरेटिव सेल, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। डायग्राम में देखो बेटा, ये बाहर वाली जो लेयर है ना, ये है एक्साइन की लेयर। एक्साइन के क्या क्या करेक्टर है मैं बता देती हूँ। ये देखो, ये आपको ऐसे आउट ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो ये जो स्कल्पचर या डिजाइनिंग पैटर्न है ना पोलन ग्रेन के सरफेस के ऊपर, जो भी हमें पोलन ग्रेन के सरफेस के ऊपर डिजाइनिंग पैटर्न हमें दिखाई देता है, वो डिजाइनिंग पैटर्न एक्चुअल में किसका होता है? एक्साइन का होता है। किसका होता है? एक्साइन के ऊपर होता है। एक्साइन देखो जगह जगह पे आपको डिसअपियर मिलेगी। ये देखो, जहाँ पे कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे एक्साइन लेयर आपकी कैसी है? एब्सेंट है, ठीक है। मतलब एक्साइन लेयर जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। और जहां पे एक्साइन एब्सेंट है, ये पार्ट कहलाता है बेटा जर्म पोर। क्या कहलाएगा? जर्म पोर, ठीक है। और इसके इनर वाली जो लेयर है, ये वाली जो कंटिन्यूअस लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये क्या कहलाती है? एंटाइन, ठीक है। इनकी कंपोजिशन की भी हम बात करेंगे। एक बार डायग्राम में देख लो। ये पूरी की पूरी सेल क्या है? आपकी वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल है। और इसके अंदर फ्रीली फ्लोटिंग ये वाली सेल कैसी है बेटा? जनरेटिव सेल है। फ्रीली फ्लोटिंग कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे पास पानी का एक टब है, हमने भर रखा है पानी का एक टब, और उसके अंदर हमने एक बोल डाल दी, और वो बोल वाटर के अंदर फ्रीली फ्लोट कर रही है। तो वो बोल तो क्या है? जनरेटिव सेल। और बाकी सारा कंटेंट क्या है? वेजिटेटिव या ट्यूब सेल, ठीक है। अब इनके अंदर ध्यान से देखना, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस हमने कैसा बनाया है? इर्रेगुलर बनाया है। इसके अंदर हमने वैक्यूल्स भी बनाए। जनरेटिव सेल में हमने वैक्यूल नहीं बनाए, लेकिन इसका न्यूक्लियस भी हमने इर्रेगुलर नहीं बनाया। अब हम इन सेल्स के डिफरेंस देख लेते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्साइन और एंटाइन का डिफरेंस। तो हमने एक तो पॉइंट क्या पढ़ा? एक्साइन क्या है? आउटर वॉल लेयर है। क्या है बेटा? आउटर वॉल लेयर। जबकि एंटाइन क्या है? इट इज इनर वॉल लेयर, ठीक है। एक्साइन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये स्पोरोपोलेनिन का बना है। और बेटा स्पोरोपोलेनिन वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट, हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है। हाईली रेजिस्टेंट क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि ना तो इसको हाई टेम्परेचर डिग्रेड कर सकता है, ना ही स्ट्रॉन्ग एल्कली और एसिड इसको डिग्रेड कर सकता है, और ना ही हमने अब तक कोई ऐसा एंजाइम डिस्कवर किया है जो इसको डिग्रेड कर दे, ठीक है। इसका मतलब हम अब तक एक्साइन को डिग्रेड नहीं कर पाए, ठीक है। दैट मीन्स एक्साइन आपको डिग्रेडेड नहीं मिलेगी, और इसी वजह से हमें पोलन ग्रेन के क्या अवेलेबल हो जाता है? फॉसिल। फॉसिल क्या होते हैं बेटा? किसी भी पार्ट के, हार्ड पार्ट के इम्प्रेशंस होते हैं, क्योंकि नॉन डिग्रेडेबल है। अभी तक हम इसको डिग्रेड नहीं कर पाए, तो पोलन के जो हमें फॉसिल इजीली मिल जाते हैं, उसका कारण क्या है? उसकी एक्साइन लेयर। एंटाइन जो लेयर होती है वो बनी हुई होती है पेक्टोसेल्यूलोज की।
वो पैक्टोसेलुलोजिक नेचर की है, दैट मीन्स पैक्टिन एंड सेलुलोज की बनी हुई है। नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है, एक्साइन जो है वो डिसकंटिन्यूअस लेयर है। डिसकंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि जगह जगह इसके अंदर जर्म पोर प्रेजेंट है। अब जर्म पोर का नंबर कितना होता है, मोनोकॉट में तो एक ही होता है, उनके पोलन ग्रेन को हम कहते हैं बेटा मोनोकॉल्पेट, और जो डाइकोट्स होते हैं उनके अंदर ट्राइकोल्पेट कंडीशन होती है, जैसा कि हमने डायग्राम में दिखाया है 3 जर्म पोर है। बेटा जर्म पोर का फंक्शन क्या है, क्योंकि बाकी तो लेयर एक्साइन है, वहां से तो वो तो नॉन डिग्रेडेबल है। अब जब ये पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बनाएगा, क्यों बनाएगा पोलन ट्यूब, क्योंकि इनके पास ना तो मेल गैमेट मोटाइल है ना ही फीमेल गैमेट मोटाइल है, तो फिर मेल गैमेट को एग तक ले जाने का काम कौन करेगी, पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब कहाँ से निकलेगी, वन ऑफ द जर्म पोर। कहाँ से निकलेगी बेटा, वन ऑफ द जर्म पोर। कई केसेस में आपको एक से ज्यादा जर्म पोर भी देखने को मिलेंगे, लेकिन जर्नली एक ही जर्म पोर आपकी निकलती है, ठीक है। तो जर्म पोर से आपकी पोलन ट्यूब निकलेगी, क्योंकि बाकी जगह पे तो एक्साइन है जिसको कोई भी एंजाइम या कोई भी टेम्परेचर एसिड एल्कली डिग्रेड नहीं कर सकता, तो फिर पोलन ट्यूब कैसे बाहर आ सकती है, तो वो कहाँ से बाहर आएगी, जर्म पोर से, ठीक है। जबकि जो इंटाइन लेयर है वो एक कॉन्टिन्यूअस लेयर है। कैसी लेयर है, कॉन्टिन्यूअस लेयर है। तो ये आपका बेटा डिफरेंस हो जाता है किसके अंदर, एक्साइन और एंटाइन में। एक्साइन जो लेयर होती है कंपैरेटिवली हार्ड भी होती है, एंटाइन सॉफ्टर होती है, ठीक है। एक्साइन के ऊपर डिजाइनिंग पैटर्न होते हैं, एंटाइन के ऊपर डिजाइनिंग पैटर्न नहीं होते। एक्साइन थिक लेयर है, एंटाइन कैसी लेयर है, थिन लेयर है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब हम आते हैं इसकी सेल्स को लेकर के। तो इसके अंदर 2 सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होती है बेटा इसकी इट इज बिगर इन साइज, साइज में क्या है, बड़ी है, और जनरेटिव सेल क्या है, स्मॉलर इन साइज, ठीक है। वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है इट इज वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म, और जनरेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। वेजिटेटिव सेल जो होती है बेटा इसका मेन फंक्शन क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। इट हैज अबेंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, इसके पास लार्ज अमाउंट में रिजर्व फूड होता है, ठीक है। जबकि जनरेटिव सेल का फेट क्या होता है, फ्यूचर, ये तो नरिशमेंट देगी, इसका फ्यूचर क्या है, जनरेटिव सेल में माइटोसिस होगा सेकेंड, और ये 2 मेल गैमेट्स में टूट जाएगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, दोनों सेल्स का अलग अलग फंक्शन है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो लार्ज है और इर्रेगुलर है, जबकि जनरेटिव सेल में इरेगुलर न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस जो है, ये जो जनरेटिव सेल है बेटा ये स्पिंडल शेप्ड है, सेल की शेप कैसी है, स्पिंडल शेप्ड, और इसके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का मतलब होता है क्लियरली विजिबल, क्या होता है, क्लियरली विजिबल। कई बार एग्जामिनर आपसे जनरेटिव सेल की लोकेशन पूछ लेता है, तो जनरेटिव सेल कहाँ लोकेटेड होता है, इट लाई फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली लाई करता है, कैसे लाई करता है, फ्रीली लाई करता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना बेटा। वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि किसी एक जर्म पोर से जो पोलन ट्यूब निकलेगी ना बेटा, वो पोलन ट्यूब एक्चुअल में किसकी एक्सटेंशन होती है, वेजिटेटिव सेल के प्रोटोप्लाज्म की एक्सटेंशन होती है।
तो पोलन ट्यूब निकलेगी किसी एक जर्म पोर से, वो एक्चुअल में किसकी एक्सटेंशन होती है, वेजिटेटिव सेल के प्रोटोप्लाज्म की एक्सटेंशन होती है। इसलिए वेजिटेटिव सेल को हम क्या कहते हैं, ट्यूब सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।